मैं हूँ आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इंसीन। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्पेसिफिकली समझेंगे कि अतुल सुभाष ने सुसाइड किया तो आखिर उसके पीछे वजह क्या है। उसके बाद आखिर किस कानून का दुरुपयोग किया गया पत्नी के द्वारा, इसको भी समझेंगे। और इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। सुप्रीम कोर्ट का भी एक रिसेंट जजमेंट आया है ऐसे ही एक केस को लेकर। इसको भी हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड थ्रू द वीडियो सो दैट यू कुड हैव अ वेरी बेटर पर्सपेक्टिव ओवर द सिचुएशन। सबसे पहले हम बेसिकली बात कर लेते हैं कानून के बारे में। हस्बैंड के अगेंस्ट वाइफ जिन कानूनों का यूज करके केसेस फाइल करती है, उन केसेस में एक केस होता है 498 का। आईपीसी के सेक्शन 498 ए में दहेज प्रताड़ना को लेकर या क्रुएलिटी को लेकर केस फाइल किया जाता है पति के अगेंस्ट या पति के घर वालों के अगेंस्ट। अब जो आईपीसी है, आईपीसी को रिप्लेस करके भारतीय न्याय संहिता ने लिया है। इसका सेक्शन 85 और 86 क्रुएलिटी और दहेज प्रताड़ना को ही डिफाइन करता है। सेक्शन 85 स्पेसिफिकली बताता है कि किन सिचुएशंस में वाइफ हस्बैंड के अगेंस्ट क्रुएलिटी को लेकर या दहेज को लेकर अगर उसको प्रताड़ित किया जा रहा है तो वो केस फाइल कर सकती है। पहले यही चीज आईपीसी के सेक्शन 498 में होता था, लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 85 और 86 में होता है। 86 जो सेक्शन है वो स्पेसिफिकली बताता है कि कितनी सजा मिलेगी, लेकिन क्रुएलिटी क्या है, कब क्रुएलिटी होगी या किस तरह से क्रुएलिटी होती है, क्रुएलिटी की क्या डेफिनेशन है, कब हस्बैंड को या हस्बैंड के रिलेटिव्स को वाइफ क्रुएलिटी के केस में इम्प्लीकेट कर सकती है, ये बेसिकली बताता है सेक्शन 85। सो बेसिकली जो सेक्शन 85 है भारतीय न्याय संहिता का, वो कहता है कि अगर हस्बैंड या हस्बैंड के किसी भी रिलेटिव द्वारा किया या कोई भी ऐसा एक्ट जिसके कारण जो वाइफ का जीवन है, वाइफ की जो लाइफ है, वो खतरे में आ जाए या उसका जो हेल्थ है वो खतरे में आ जाए या उसके बॉडी पर कोई भी क्रुएलिटी अगर होती है, तो इन सब सिचुएशन में पत्नी हस्बैंड के अगेंस्ट या हस्बैंड के रिलेटिव्स के अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है। इसके साथ ही साथ अगर हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव्स पत्नी को सुसाइड करने के लिए भी उकसाते हैं, तो भी ये जो है क्रुएलिटी के डेफिनेशन में आता है। और इसके साथ ही साथ इस कानून में ये भी कहा गया है कि अगर दहेज को लेकर पत्नी को प्रताड़ित किया जाता है, तो भी पत्नी इस सिचुएशन में हस्बैंड के अगेंस्ट या हस्बैंड के रिलेटिव्स के अगेंस्ट केस रजिस्टर करवा सकती है। सो बेसिकली ये है कानून जिसके माध्यम से पत्नी पति के अगेंस्ट क्रुएलिटी को लेकर, दहेज को लेकर केसेस फाइल करती है और पति को या पति के घर वालों को सजा दिलवा सकती है, उनसे कॉम्पनसेशन ले सकती है और बहुत सारी चीजें जो है इसमें हो सकता है। ये बेसिकली एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। इसका क्या मतलब हुआ? कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब ये हुआ कि पुलिस बिना किसी वारंट के भी पति या पति के घर वालों को गिरफ्तार कर सकती है। और नॉन कंपाउंडेबल का मतलब होता है कि ऐसे केसेस जिसको कंपाउंड नहीं किया जा सकता। कंपाउंड नहीं किया जा सकता मतलब कि उसमें जो है समझौता नहीं हो सकता। अगर एक बार कंप्लेंट रजिस्टर हो गई है, एफआईआर दर्ज हो चुका है, तब एक्यूज्ड और जो कंप्लेनेंट है उनके बीच में समझौता नहीं हो सकता। इस सिचुएशन में कोर्ट उस केस का ट्रायल करेगी और ट्रायल होने के बाद अगर एक्यूज्ड ने ऑफेंस किया है तो उसको सजा मिलेगी और अगर ऑफेंस नहीं किया है तो उसको छोड़ दिया जाएगा। सो बेसिकली अब यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गया कि जो 498 का केस है ये नॉन कंपाउंडेबल है, इसमें जो है समझौता नहीं कर सकते और पुलिस के पास अधिकार भी है कि पुलिस जो है बिना वारंट के गिरफ्तार भी कर सकती है। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं है कि पुलिस जो है जाकर तुरंत गिरफ्तार कर ले। सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी गाइडलाइंस हैं। एक सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छा केस डिसाइड किया था, अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। उस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कुछ गाइडलाइंस हैं जो फॉलो करनी पड़ती हैं पुलिस को, उसके बाद जो है अरेस्ट किया जाता है। सो बेसिकली ये एक पर्टिकुलर केस है जिसके माध्यम से वाइफ हस्बैंड या हस्बैंड के अगेंस्ट अगर उस पर क्रुएलिटी होती है तो उनके खिलाफ केसेस फाइल कर सकती है। बट ओवर द टाइम ये देखा गया है कि इस पर्टिकुलर कानून का मिसयूज बहुत हुआ है। और सिर्फ इसी कानून का नहीं, इसके साथ ही साथ कुछ और भी ऐसे कानून हैं, जैसे सीआरपीसी का सेक्शन 125 अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 144 बन गया है। इसका भी मिसयूज होता है मेंटेनेंस को लेकर। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का सेक्शन 12 है, इसका भी मिसयूज होता है जहां पर क्रुएलिटी की बात होती है। तो इन सभी कानूनों को मिसयूज करके हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव्स को वाइफ फंसाती है।
ऐसा नहीं है कि हर एक केस में ही जो है इसका मिसयूज़ होता है, लेकिन ज़्यादातर केसेज़ अब ऐसे सामने आने लगे हैं कि जिसमें वाइफ़ हस्बैंड को या हस्बैंड के रिलेटिव्स को जो है इन कानूनों का मिसयूज़ करके फँसाती है और फिर जो है मामला बिगड़ जाता है। जैसा कि अब यहाँ पर अतुल सुभाष के केस में शायद हुआ होगा। अब हुआ है या नहीं हुआ है ये तो ख़ैर बाद में पता चलेगा। लेकिन जैसा हमें देखने को मिला कि अतुल सुभाष ने एलिगेशंस लगाए हैं अपने पत्नी पर या पत्नी के घरवालों पर कि उन लोगों ने कानून का गलत मिसयूज़ किया, उसको फँसाया, जिसकी वज़ह से फाइनली उसको सुसाइड करना पड़ा। यहाँ पर इससे ये तो समझ सकते हैं कि कानून का मिसयूज़ होता है। लेकिन हर सिचुएशन में ऐसा हो, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, समय-समय पर जजमेंट्स आती रहती हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट स्पेसिफिकली कहता है कि भई देखो, जो भी कानून बना है, वो पत्नी को क्रुएल्टी से प्रोटेक्ट करने के लिए बना है। अगर हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव्स, हस्बैंड के घर वाले, पत्नी के ऊपर क्रुएल्टी करते हैं, उसके ऊपर अत्याचार करते हैं, उसको प्रताड़ित करते हैं, दहेज को लेकर या किसी भी दूसरी वजह से, तो इन सभी कानूनों का जो है यूज़ होना चाहिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ना कि मिसयूज़ करने के लिए। अब एक ऐसा ही केस सुप्रीम कोर्ट के पास अभी रिसेंट में ही पहुँचा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि इस कानून का मिसयूज़ हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को ही जो है क्वैश कर दिया, रद्द कर दिया। इस पर्टिकुलर केस का क्या नाम था? इस केस का नाम था दारा लक्ष्मी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना एंड अनदर। तेलंगाना का ये मैटर है। इस केस में भी देखने को मिला कि पत्नी ने हस्बैंड के ऊपर और हस्बैंड के रिलेटिव्स के ऊपर फेक एलिगेशंस लगाए हैं, वेग एलिगेशंस लगाए हैं। कोई भी पर्टिकुलर इंसिडेंट नहीं बताया, कोई भी पर्टिकुलर टाइम नहीं बताया, कोई भी पर्टिकुलर जो है क्राइम करने का, ऑफेंस करने का कोई भी मैनर नहीं बताया। मतलब कि किस तरह से बेसिकली उसके ऊपर क्रूएलिटी की गई है, ये कुछ भी जो है उसकी कंप्लेंट में नहीं था। और स्पेसिफिकली कुछ ऐसे जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर 498 ए का कंप्लेंट रजिस्टर होता है, तो उसमें स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा कि किस व्यक्ति ने आपके साथ क्रूएलिटी की है, किस तरह से की है, कब की है, कहाँ पर की है, जो सारी डिटेल्स है क्रूएलिटी की वो आपको अपनी कंप्लेंट में मेंशन करना पड़ेगा। अगर कंप्लेंट फेक है, वेग है, जनरल नेचर की है, जिसमें सिर्फ़ ये बोल दिया गया कि मेरे साथ क्रूएलिटी की गई, मुझको हैरेस किया गया, मुझको परेशान किया गया, घरवालों ने किया या पति ने किया, तो ऐसा सफिशिएंट नहीं होगा। आपको स्पेसिफिकली जिस भी व्यक्ति के खिलाफ, चाहे पति के खिलाफ हो या पति के घरवालों के खिलाफ हो, किसी भी पर्टिकुलर मेंबर के खिलाफ अगर एलिगेशन पत्नी लगाती है, तो उसको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि उस व्यक्ति ने उसके साथ कब, कहाँ पर, किस जगह है, किस तरह से क्रूएलिटी की है। कौन-सा ऐसा एक्ट है जो क्रूएलिटी को डिफाइन कर रहा है। सो बेसिकली ये पूरी तरह से जो है पत्नी को क्लियर करना पड़ेगा अपने एलिगेशन में, अपनी कंप्लेंट में, फिर उसके बाद जाकर कहीं एफआईआर को रजिस्टर किया जाएगा। सो बेसिकली इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि जो भी एलिगेशंस लगे थे सारे फेक थे। कुछ भी उसमें जो है कंटेंट ऐसा नहीं था जिससे ये प्रूफ हो सके, ये जिससे ये प्राइमा फेसाई क्लियर हो कि क्रूएलिटी उसके ऊपर हुई है। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस को ही रद्द कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें देखा कि वहाँ पर जो कंप्लेंट है, उससे प्राइमा फेसाई ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो रहा कि वहाँ पर ऑफेंस हुआ है। सो बेसिकली अब आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि किस तरह से 498 ए केसेस का मिसयूज़ होता है और किस तरह से इससे बचा जा सकता है और जिस तरह से यहाँ पर अतुल सुभाष ने सुसाइड किया है, वो बहुत ही गंभीर विषय है, सोचने का विषय है, जिससे लगता है कि अब यहाँ पर विचार करने का समय आ गया है कि कुछ ऐसी चीज़ों को इवॉल्व किया जाए या कुछ ऐसी चीज़ें की जाएँ जिससे इस तरह का वाक़या हमारे समाज में दोबारा ना हो। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।